सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड की भूमिका इस पर चर्चा करने वाले हैं और इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे टिल 47 तक। उसके बाद हम लोग अलग से एक बार पढ़ेंगे कि झारखंड के पृथकतावादी आंदोलन कि झारखंड जो सेपरेशन हुआ उसमें ये कैसे कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे ये आगे बढ़ा और कैसे हमें अलग राज्य प्राप्त हुआ, ये अलग से चलेगा। तो अभी चिंता मत कीजिए कि भाई हम लोग 1920 में आ गए हैं लेकिन यहाँ का संगठन का बात नहीं हुआ, तो इसका चिंता मत करिएगा। वो अलग से हम लोग जब सेपरेशन वाला मूवमेंट पढ़ेंगे तब यहाँ से लेकर के पूरा 2000 तक बात करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ ये बात करें कि झारखंड में क्या क्या घटनाएं हुई जब भारतीय स्तर पर जो आंदोलन चल रहे थे उसमें झारखंड का क्या रोल रहा, इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए जो संस्थागत प्रयास हुआ, जैसे शुरुआत में क्या हो रहा था कि विद्रोह हो रहा था, कहीं भी हो जा रहा था, विद्रोह हो रहा था। डिमांड को लेकर के एक शांतिपूर्ण व्यवस्था वाला सिस्टम नहीं था कि शांतिपूर्ण हम लोग बात कर रहे हैं, उस टाइप का नहीं था। कोई ऐसा मंच नहीं था कि जिसके माध्यम से हम लोग अपनी बातों को उस समय के जो कह सकते हैं सरकार, अंग्रेजों तक पहुंचा सकें। तो इसका पहला प्रयास हुआ 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसकी आलोचना भी बहुत सारे लोगों ने की। बहुत तरह का बात भी होता है कि प्रेशर बॉम्ब के तौर पे यूज़ हुआ, जो भी हुआ, लेकिन एक संस्थागत प्रयास स्टार्ट हुआ उस समय से, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुरुआत में ये बहुत ही सीमित डिमांड को लेकर के थे, जैसे कि कुछ कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता मतलब पूरी तरीके से नहीं, स्वाधीन रहना, डोमिनियन स्टेट का दर्जा, ये सब डिमांड था कि शुरुआत में हमें ये अधिकार मिल जाए, वो अधिकार मिल जाए। भगाने का शुरुआत में प्लान नहीं था, मतलब कह सकते हैं लक्ष्य अगर होगा भी तो वो दबा हुआ था, प्रत्यक्ष तौर पर ऐसा नहीं था। ये सिर्फ डिमांड करते थे कि भाई हमें भी एजुकेशन मिलना चाहिए या फिर वोटिंग राइट्स होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, चुनाव में हम लोग भाग लें, हम लोग भी विधायिका के पार्ट बने, सरकार के पार्ट बने, या फिर जो प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है, कोई भी, तो वो सब परीक्षा के माध्यम से जो होता है उसमें भारतीयों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो ये सब सारा चीज़ चल रहा था। तो इस समय में जब 1885 में जब ये स्थापित हुआ कांग्रेस, उस समय तक झारखंड यहाँ पर उससे अछूता रहा। यहाँ पे उसका प्रभाव आया 20वीं शताब्दी में, मतलब 1900 के बाद से यहाँ पर देखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बहुत सारे, चूँकि हम लोग क्या थे, बंगाल के नज़दीक हैं और बंगाल आंदोलन का केंद्र कह लीजिए कि उस समय में आंदोलन का केंद्र बंगाल ही हुआ करता था। बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पुणे, ये सब मुख्य जगह थे, लेकिन बंगाल में बहुत ज़्यादा। तो हम लोग चूँकि बंगाल के नज़दीक थे और यहाँ ये क्या था, थोड़ा जंगल वाला एरिया था, तो बहुत सारे जो क्रांतिकारी होते थे, आंदोलनकारी होते थे, वे कुछ प्लानिंग के लिए या फिर पुलिस से बचने के लिए झारखंड में आ जाते थे, यहीं पे रहते थे, क्योंकि यहाँ पे होता ना पुलिस का जो जांच पड़ताल वो थोड़ा कम रहा करता था, क्योंकि जहाँ पे ये जो केंद्र था वहाँ पे सब जितने कुछ लोग हैं जो भी आंदोलन में शरीक हुए हैं उस पर एकदम पैनी निगाह रखा जाता था। तो वो सबसे बचने के लिए कि कुछ बड़ा किया जाए, कुछ प्लानिंग के लिए वैसा कुछ लंबा समय चाहिए, तो वो यहाँ करके प्लान वगैरह करते रहते थे। तो उसी समय में बहुत सारे लोग यहाँ पर रहे। तो जो मुख्य जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग कि जैसे सबसे पहले बहुत सारे लोग आए, तो सभी का नाम नहीं आएगा, ठीक है, जो मुख्य हैं उनका नाम हम लोग देखते चलेंगे। जैसे सखाराम
देओस्कर, इनका नाम आप लोग सुने होंगे। ये मूलतः मराठी थे, फिर इनके परिवार बंगाल आ गए और ये फिर आकर के देवघर में आकर के बस गए और वहीं पे रहते थे ये। इन्होंने एक बहुत ही प्रचलित किताब लिखी है, देशेर कथा। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है, 1904 में। ये इन्हीं का लिखा हुआ किताब है। तो ये भी एक कह सकते हैं ये लेखक थे और क्रांतिकारी भी थे, देशभक्त थे और थोड़े गर्म दल के भी थे, गर्म विचारधारा के। ये जो कांग्रेस वाला जो डिमांड हुआ करता था शुरुआत में कि, तो ये उन पे कटाक्ष किए कि ये जो पद्धति है अपनी स्वतंत्रता लेने की, वो भीख मांगने के सामान्य है, उसके समतुल्य। तो ये इसके थोड़े ये जो पद्धति था इसके थोड़े विरोधी थे, लेकिन कांग्रेस के समर्थक थे, कांग्रेस को सपोर्ट करते थे कि हाँ ठीक है, लेकिन ये जो पद्धति है उसको बदलने का ज़रूरत है। तो ये एक तरह से अच्छा भी था। ऐसा नहीं है, अगर शुरुआत में ही अगर वो एग्रेशन वाला रूप हो जाता कांग्रेस का तो वो स्थापित ही नहीं हो पाता, और होता भी तो तुरंत 6 महीना साल भर में वो बंद भी हो जाता, उसका नामो निशान नहीं मिलता। तो ये शुरुआती चरण में अच्छा भी था। तो ये तो थे उनके गर्म दल के थे। देशेर कथा में वही है कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर जो शोषण किया जा रहा था उसका ये चित्रण है, और किस तरह यहाँ के लोग विचलित हैं, इसी को यहाँ इसमें बहुत ही मार्मिक तरीके से लिखा गया है। तो ये वाला आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इन्हीं के शिष्य थे एक भाई साहब, वारिंद्र कुमार घोष। ये भी देवघर रोहिणी वहीं रहते थे जहाँ पे ये 1857 की क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वहीं पर ये वहीं रहते थे। वारिंद्र कुमार घोष अरविंदो घोष के भाई साहब ये थे। तो ये उस समय में गोल्डन लीग एक संस्था था, गोल्डन लीग संस्था देवघर में, याद रखिएगा, उसके ये सदस्य बने। और ये जो संस्था, ये पूछता एग्जाम में कि गोल्डन लीग संस्था कहाँ पे था झारखंड में, तो ये देवघर। और ये जो संस्था था वो क्या करता था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने का काम करता था। ये संस्था देखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि ये संस्था किस लिए काम करता था या फिर क्या कार्य था इसका। तो ये देख लीजिएगा, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने का कार्य करता था। देवघर में इस संस्था से जुड़े हुए थे ये वारिंद्र कुमार घोष, ये इन्हीं के शिष्य थे। और इन्हीं वारिंद्र कुमार घोष और इनके एक साथी भूपेंद्र नाथ दत्त, वही नरेंद्र दत्त के भाई। नरेंद्र दत्त कौन थे आप लोग याद रख कर उसको पढ़ लीजिएगा, जो कि बहुत ही महान चिंतक भी हुए। ठीक है, अगर 5वां 6ठा क्लास का किताब में पढ़े होंगे तो याद ही होगा, और नहीं होगा तो इसे सर्च मारिएगा। आगे चल करके उन्होंने भारत का नाम बहुत ही रोशन किया। तो ये उन्हीं के भाई थे भूपेंद्र नाथ दत्त। ये दोनों ने मिलकर के एक पत्रिका भी निकाली थी, युगांतर। बेसिकली ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, कलकत्ता। ठीक है, 1906 से इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ था। तो ये सब जो मुख्य मुख्य आदमी हैं इनके बारे में चर्चा हो जा रहा है, चूँकि ये सब जुड़ा हुआ है इसलिए इस पर भी बात हो रहा है। तो ये चूँकि ये झारखंड के संदर्भित हैं तो ये सब आप लोग देखते जाइए। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग आगे फिर बात करते हैं। ये सब तो 1904,
6 ये सब का आसपास का बात हो गया। इसके बाद अगला जो कुछ काम हुआ जो कि इतिहास में दर्ज है वो है 1913 का एक घटना। 1913 में गिरिडीह जिला यहाँ पर पर्चा चिपकाया गया था। उस पे लिखा था आवर स्वाधीन भारत, बंगाली भाषा में आवर स्वाधीन भारत। और इसे चिपकाने का श्रेय 2 व्यक्तियों को दिया जाता है। उन्होंने ये काम किया था। एक का नाम था जीवन क्रिस्टो राय और एक थे निर्मल चंद्र बनर्जी। इन दोनों के प्रयास से ये हुआ था। अंग्रेजों के शासनकाल में आवर स्वाधीन भारत मतलब हमारा स्वतंत्र भारत, इस टाइप का पर्चा, जैसे कि आज आप लोग देखते होंगे ना कि यहाँ पे ये चिपका दिया जा रहा है, वो चिपका दिया जा रहा है खंभा में, चुनौती दिया पुलिस को। तो आज जो ये पुलिस चुनौती दिया जा रहा है, उस समय में ये लोग भी उसी तरह उस समय का जो कह सकते हैं विदेशी सरकार था, उसको चुनौती देने का सीधा ये था कि सीधा प्रहार किया था। तो इसलिए ये इतिहास में दर्ज है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, इसे मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक घटना है महत्वपूर्ण 1916 का। ये इसलिए खास है क्योंकि इस समय में अप्रैल 1916 इस समय में राष्ट्रीय आंदोलन के एक बहुत बड़े नेता अबुल कलाम आज़ाद इन्हें कलकत्ता से निष्कासित कर दिया गया था और रांची में नज़रबंद, मतलब कि कलकत्ता वहाँ नहीं जा सकते हैं, रांची में रहिए। 3-4 साल के लिए यहाँ से निष्कासित किया गया था अबुल कलाम आज़ाद को। तो ये 1916 में आए और यहाँ रहें, थोड़ा माहौल वाल को समझें, थोड़ा घुले मिले लोगों से। उसके बाद 1917 में ये झारखंड में 2 महत्वपूर्ण काम किए। इन्होंने 2 संस्थाओं की स्थापना की। एक का नाम था अंजुमन इस्लामिया और एक मदरसा इस्लामिया। और इसके लिए, इसके स्थापना के लिए इनका एक प्रेस था, अल बेलाग। इन दोनों संस्थाओं की स्थापना के लिए इनका जो प्रेस था अबुल कलाम आज़ाद का, अल बेलाग, उसको भी बेच दिया और उसके सारे राशि जो प्राप्त हुआ उससे इन दोनों को स्थापित किया। और उसके बाद लगभग ये 1916 से लेकर के 1920 तक ये झारखंड में रहे। लगभग 4 साल रहे थे। ये मार्च वास का आसपास का समय था, तो लगभग 4 साल ये झारखंड में रहे। तो 1916 का भी बात हो गया। इसके बाद अगले साल 1917 में रांची में आए महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये किस प्रकार से आए, तो इस पे अभी हम लोग थोड़ा बात करते हैं। इनके आने के पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग, ठीक है। चंपारण में एक पद्धति था, बोल सकते हैं शोषण का एक चक्र था,
जिसे कि तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। तिनकठिया पद्धति, उसके अनुसार क्या था कि प्रत्येक किसान को अपने ज़मीन का सामान्यतः वैसे 20 मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा, सामान्यतः 1/3 मान लीजिए। तो इस पे क्या था कि तिनकठिया पद्धति के इसके तिहाई पर आपको नील का कृषि करना है। अब नील का खेती करना है, उससे क्या होता था, पहले भी हम लोग जान रहे हैं नील का खेती के लिए यहाँ पे नीलाहा पढ़ चुके हैं हम लोग पहले ही, कैसे प्रताड़ित किया था। तो वो जो पद्धति था और उससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता था। वो समझिए एक तरह से वो बेगारी किया करते थे, अपने ज़मीन की बर्बादी करके, मेहनत का बर्बादी करके अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो रहा था। वो ऐसा नहीं है वो किसान शौक से कर रहे थे, वो मजबूरी वश कर रहे थे। तो उसी में से एक थे रामचंद्र शुक्ल या राम शुक्ल थे व्यक्ति, जो वहीं चंपारण के ही किसान थे। वे गांधी जी के पीछे पड़ गए कि नहीं आप चलिए। ये गांधी जी उनसे तबाह हो गए, जहाँ जाए उससे पहले पहुँच जाए, छोड़बे नहीं करे पीछा। तो लास्ट में मजबूर होकर के गांधी जी बोले अच्छा ठीक है चलते हैं, वहाँ आते हैं। और यहाँ पर फिर वो आए और उसके बाद फिर वहाँ पे चंपारण आंदोलन किए। तो उसी क्रम में यहाँ पर जो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे रहते थे, रांची में जो राजभवन है, वहाँ पर राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर एल्बर्ट गेट और रांची आने का जो निमंत्रण पत्र दिया था गांधी जी को, वो थे श्याम वल्लभ सहाय, कृष्ण सहाय ने, श्याम वल्लभ सहाय। इनकी मुलाकात गांधी जी की इनकी मुलाकात हुई थी गांधी जी से। ये वही लंदन के रहने वाले थे, लेकिन बेसिकली यहाँ से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने गांधी जी को यहाँ पे भी आने का न्योता दिया था। ये तो आए थे चंपारण, लेकिन इन्होंने निमंत्रण दिया था और इनसे मिलने के लिए वे 1917 में गांधी जी रांची में भी आए और लगभग इस समय में वो यहाँ वहाँ आते जाते रहे। और इस दरमियान में लगभग वो झारखंड में 2-3 बार रुके, जैसे जून में, फिर जुलाई में, और फाइनली सितंबर से 4 अक्टूबर तक सारा ड्राफ्टिंग तैयार हुआ और उसके बाद फिर वो वहाँ निकल गए अपने चंपारण सत्याग्रह के लिए, जो कि इनका बोल सकते हैं प्रथम प्रयोग था सत्याग्रह के साथ भारत में। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1917 वाला सारा कुछ हम लोग देखे कि ये घटना हुआ है। उसके बाद इस समय में जो आए थे वहाँ पे देखिएगा चंपारण विद्रोह में, इस समय में आए थे, उनमें 2-3 चीज़ याद रखिएगा कि आए थे। तो पूछता है कौन कौन आए थे। तो एक तो पत्नी उनकी कस्तूरबा गांधी, इनके पुत्र भी थे देवदास गांधी, और प्लस में एक और थे ब्रज किशोर बाबू। ये वही थे आगे चल के जो भारत के बहुत बड़े नेता हुए, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, उन्हीं के ये फादर इन लॉ, ससुर जी थे। ये जो चंपारण विद्रोह था वो बहुत ही अलग अलग मायनों में महत्वपूर्ण रहा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि ये तो पहला सत्याग्रह था गांधी जी का भारत में, फर्स्ट ट्रायल था, जो कि सक्सेसफुल भी रहा। उसके बाद उसी आंदोलन में बहुत सारे नेता उभर करके आए। जब कोई भी आंदोलन होता है तो उससे काफ़ी नेता उभरते हैं, और इसमें भी उभरे, जैसे कि आपके राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, ब्रज किशोर बाबू, ये सब सारे उसी समय के हैं, सब उसी आंदोलन के
या बोल सकते सत्याग्रह के से उभरे हैं ये लोग, इनका उद्भव हुआ है। तो ये सब सारा कुछ हम लोग यहाँ तक देखे 1917 तक। उसके बाद 1918 में देखिएगा कि 1918 में क्रांतिकारियों के संपर्क के कारण, ये आरोप लगा के कि क्रांतिकारियों से इनका संपर्क है, क्रांतिकारियों से संपर्क के कारण झारखंड में जो जतिन बाघा के नाम से प्रचलित है, हजारीबाग के जतिन बाघा, राम विनोद सिंह, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। राम विनोद सिंह, ये सब कोलंबस कॉलेज जो है उसी कॉलेज के ये लोग छात्र थे। राम विनोद सिंह, कृष्ण वल्लभ सहाय, बजरंग सहाय, ये लोग सारे जो आगे चल के आगे लीडर हुए, बहुत ही बढ़ चढ़ के आंदोलन में भाग लिए, वो सब यही सत कोलंबस स्टूडेंट के छात्र थे और स्टूडेंट लाइफ से ही ये सब क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न थे। तो वही क्रांतिकारियों से संपर्क के कारण इनको 1918 में गिरफ्तार कर लिया गया। ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है? जतिन बाघा, हजारीबाग के, ठीक है। या कभी छोटा नागपुर भी लिख सकता है, छोटा नागपुर के जतिन बाघा। झारखंड भी करके पूछ सकता है एग्जाम में, जतिन बाघा। तो 1918 में यही हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे 1919 से। चलिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं आगे। इसके बाद आता है 1919 का दौर। 1919 यही वो काला साल है जिसमें कि रॉलेट एक्ट जैसे काला कानून कह लीजिए, या फिर इसी को बहुत ही अलग अलग नामों से, बिना वकील नहीं, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, या फिर ना वकील ना दलील ना अपील, इस तरह का बहुत सारा नाम से इसे पुकारा गया है। इसमें बेसिकली यही था कि उनको शक के आधार पर किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते हैं, कोई अपील नहीं किया जा सकता उस पर। क्रांतिकारी उस समय जो आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, इसे दबाने का बहुत ही क्रूर हथियार बनाया गया था। यही कि जो भी है भाई, जो हल्का फुल्का कुछ किया उसको उठा के जेल में डाल दो, आंदोलन ख़त्म। जितने लोग जो आगे बढ़ रहे हैं आंदोलन के लिए, सक्रिय हो रहे हैं, यदि उसे उठा करके जेल में डाल दिया जाए तो आंदोलन कभी आगे बढ़ेगा? कभी नहीं आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर जो अन्य लोग हैं वो भी बोलेंगे नहीं, हल्का से कुछ बोलेंगे जेल में, तो उससे बढ़िया सब चुप रहिए भाई। तो यही चीज़ किया गया था, इसमें दबाने का बहुत ही, बोलते हैं ना, अनोखा हथियार बनाया गया था रॉलेट एक्ट को। और इसी के विरोध में फिर हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। और इसके बाद पूरे देश में विद्रोह प्रदर्शन, पूरा मतलब अव्यवस्था फैल गया, जिसके कारण कि फिर गांधी जी इसको बीच में ही रोक दिए। झारखंड में भी ये फैलने लगा था बहुत जगह पे, जैसे सत कोलंबस कॉलेज में, पलामू में, इधर चाईबासा में, सब तरफ लोग यहाँ पे भी विरोध प्रदर्शन करने लगे थे, धरना पे बैठ रहे थे, या फिर जो हो सकता है अधिक से अधिक जो जितना नुकसान पहुँचा सकता है सरकारी संपत्ति को, वे सब करना स्टार्ट कर दिए थे। तो इसके बाद फिर उन्होंने, गांधी जी आगे चल के तुरंत इसे बंद कर दिया, इसे सरेंडर कर दिया कि नहीं, इसे रोकते हैं, स्थगित करते हैं। उसके बाद बोले कि पहले यहाँ के लोगों को आंदोलन करने का तरीका सिखाना होगा, लोगों को सहनशील बनाना होगा,
अहिंसा की राह पर चलने के लिए सिखाना होगा। तो सबसे पहले यही करना होगा, इसलिए उसे रोक दिए। और उसके बाद फिर बोले कि सबसे पहले सभी जिलों में कांग्रेस कमेटी का गठन होना चाहिए, कांग्रेस स्थापना होना चाहिए प्रत्येक जिला स्तर पर, ताकि इसे कोई भी जो आंदोलन होगा तो वे जो नेता होंगे, लीडर होंगे, वे अन्य लोगों को शांति व्यवस्था अहिंसक रूप से आंदोलन करने के लिए प्रेरित करेंगे और उन्हें रास्ता दिखाएंगे। और इसी क्रम में फिर 1919 में पलामू में, 1920 में रांची, हजारीबाग में, और इसी तरह आगे फिर अन्य जिला में भी जिला कांग्रेस कमेटी का गठन होना शुरू हो गया। इसके बाद साल आता है 1920। ये सब जो अंग्रेज इतना कर रहा था, रॉलेट एक्ट वगैरह लाया था, तो 1920 में जनरली क्या होता था कि वार्षिक बैठक होता था कांग्रेस का, अंतिम वही दिसंबर में 3 दिनों का वार्षिक बैठक होता था और 3 दिन ही बैठते थे। तो जिस पे कटाक्ष करते हुए बाल गंगाधर तिलक भी कहे थे कि साल भर में मतलब 3 दिन मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा। बाल गंगाधर तिलक वो भी गर्म दल के व्यक्ति, ठीक है। तो 1920 में ये सब को लेकर के क्या हुआ, जनवरी लास्ट में होता था, लेकिन उस समय पहले ही विशेष अधिवेशन बुलाया गया कलकत्ता में, विशेष अधिवेशन। तो इसमें झारखंड के आदिवासी लोग भी गए। आदिवासी क्या मतलब झारखंड के भी लोग गए, झारखंड के लोग भी शामिल हुए। और इसी में से एक प्रमुख व्यक्ति हुए पलामू के धनी सिंह खेरवार। इन्होंने गांधी जी से कहा कि मुलाकात की, उनसे बातचीत की, अपनी समस्याओं को बताया और उनसे अनुरोध किया कि गांधी जी, महात्मा गांधी, सो आप हमारे साथ चलिए, हमारे झारखंड में भी इसे आपका ज़रूरत है, आपके नेतृत्व की आवश्यकता है। और साथ ही बोले कि आप हमारे छोटा नागपुर को आज़ाद घोषित कर दें। तो गांधी जी ने सिंपल सा एक जवाब दिया कि जाओ और कपास बुनो, चरखा चलाओ, कपड़ा बनाओ। इससे क्या होगा, छोटा नागपुर आज़ाद हो जाएगा। अब वे लोग वहाँ से पूर्ण जोश खरोश के साथ वहाँ से लौटे पलामू में। और उसके बाद फिर एक ही दिनों में कई हजार पेड़ काट दिए, पूरा खेत बना दिए, कपास मतलब बोना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पर क्या किया, फिर उसके बाद धनी सिंह खेरवार को पलामू का राजा घोषित कर दिए कि हाँ, हमारा राजा यही है, राजा घोषित। कौन? धनी सिंह खेरवार, यही व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर घोषित हो गया, राजा अपने आप घोषित कर लिया गया। तो 1900 हम लोग 20 तक देख चुके हैं। अब हम लोग कल से, अभी ये बैकग्राउंड बन रहा था, कल से आगे पढ़ेंगे। जो हमारा था असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, फिर भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे। और जब स्वतंत्रता तक पहुंच जाएंगे उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास से झारखंड निर्माण के लिए हुए आंदोलन पे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या यहाँ पर घटनाक्रम हुआ है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।